नमस्कार दोस्तों, माफ करें, सबसे पहले आपसे क्षमा चाहता हूं कि आज काफी देर नहीं 42 मिनट देर से आ रहा हूं और कारण यही था कि हमारा कैमरा ही गायब हो गया था, यानी टेक्निकल प्रॉब्लम। मैं नहीं दिखाई दे रहा था, हमारे दोनों गेस्ट आकर के बैठे हुए थे लेकिन मैं दिखाई नहीं दे रहा था और आप लोग दिखाई दे रहे थे, आप लोगों के कमेंट दिखाई दे रहे थे। तो सबसे पहले आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं कि ये जो देरी हुई है, टेक्निकल देरी, और आजकल जैसे कुछ साथी लिख भी रहे थे कि आजकल लगातार देरी हो रही है। कोशिश हमारी यही रहेगी कि टेक्निकली इसको साउंड करें और ये देरी जो है इससे हम लोग इसे दुरुस्त करें और समय पर जैसे कार्यक्रम करते रहे हैं, भले 1 मिनट पहले हो लेकिन 1 मिनट लेट ना हो, इसकी कोशिश रहेगी। तो आप लोगों से एक बार फिर से क्षमा चाहता हूं कि आप लोगों को बहुत देर तक इंतजार करवाया हम लोगों ने। लेकिन दूसरी तरफ अब चले मुद्दों की बात करें, और मुद्दों में जैसे हम कह रहे हैं कि नए सियासी समीकरण की ओर कांग्रेस जा रही है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसी पर आज चर्चा करेंगे कि आखिर क्या नया सियासी समीकरण है, क्या नया सामाजिक समीकरण बनने वाला है। ये सब आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे, समझेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। ये सबसे पहले दोनों मेहमानों से हम परिचय करवाएं आप लोगों का, उसके बाद इस कार्यक्रम की रूपरेखा पे जाएंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे आप जानते हैं देहरादून से जुड़ते हैं हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार दिनेश जोयाल जी। दिनेश जी, आपका स्वागत करता हूं। और स्वागत करता हूं सीधे कोलकाता से जुड़े हुए हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अनुभव है आप दोनों का, आप जानते हैं, सुमन भट्टाचार्य जी हैं। सुमन जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और स्वागत करता हूं आप तमाम दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आप सबका जो अब तक इंतजार कर रहे थे हमारा, और जो जुड़ने वाले हैं, जो जुड़ चुके हैं, आप सब तमाम साथियों का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। बहुत सारे साथी लगातार कमेंट भी लिख रहे थे, अपनी अपनी बातें रख रहे थे। लेकिन दोस्तों, पिछले जो 3-4 दिनों में जो राजनीति में जो कुछ बदला है, जो परिवर्तन आया है, उसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। पंजाब की स्थिति आप जानते हैं, वहां मुख्यमंत्री बदल दिए गए। अमरिंदर सिंह जी मुख्यमंत्री बदले गए, लेकिन उनकी जगह पर कौन आएगा, ये चर्चा चल रही थी। इसी बीच चरणजीत सिंह चन्नी, जो कि दलित नेता हैं, दलित सिख हैं, रामदसिया हैं, उनको ला करके कुर्सी पर बैठाया गया और इसके बाद से पूरी की पूरी जो राजनीति है वो बदल गई। दलित राजनीति जो है वो अब केंद्र में आ गई है। आप बहुत मजेदार यहां पर एक तथ्य सामने आता है। कांसीराम जी 90 के दशक में दलित चेतना के ध्वजवाहक के रूप में उभरते हैं और उनके साथ साथ मायावती जी उभरती हैं। मायावती उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी दलित नेता बनकर आती हैं, 4 बार की मुख्यमंत्री हैं। जो मायावती ब्राह्मणों को रिझाने के लिए ब्राह्मण कार्ड खेल रही थी, उनके सामने अब कांग्रेस ने ऐसी चाल चली कि फिर से वापस दलितों के नेता कहे जाने वाली मायावती को दलितों की चिंता होने लगी। तो जहां ब्राह्मणों की बात हो रही थी, वहां दलितों की बात। आखिर इस नए सियासी समीकरण में कांग्रेस ने क्या कुछ किया है, यही समझने की कोशिश कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। और साथ साथ आज एक बहुत ही गंभीर बात जो सामने आई है, वो आई है उत्तराखंड के कांग्रेस के नेता और सीएम पद के उम्मीदवार माने जाने वाले हरीश रावत जी का एक बयान आया है। और उस बयान में उन्होंने कहा है कि मैं चाहता हूं कि हमारे प्रदेश यानी उत्तराखंड में भी दलित सीएम बने। मेरे जीते जी मेरे सामने अगर दलित सीएम बन गया तो वो दिन मेरे लिए उससे बढ़िया दिन नहीं हो सकता। आखिर एक मुख्यमंत्री पद का दावेदार, उम्मीदवार, जो पहले भी मुख्यमंत्री रह चुका है, वो आज दलित मुख्यमंत्री की बात कह करके कौन सा सियासी जो समीकरण है वो साधने की कोशिश कर रहा है, ये समझने की कोशिश करेंगे दिनेश जोयाल जी से। लेकिन उससे पहले ये समझते हैं, ये सुनते हैं कि हरीश रावत जी ने क्या कुछ कहा है। आइए उनकी जुबानी सुन लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और मैं परमपिता परमेश्वर से, मां गंगा से प्रार्थना करता हूं कि मेरे जीवन में भी एक क्षण ऐसा आए जब मैं उत्तराखंड में एक दलित गरीब शिल्पकार के बेटे को इस राज्य का मुख्यमंत्री देख सकूं। हम उसके लिए काम करेंगे, क्योंकि जो दलित वर्ग है आज कितना हमारे साथ है ये महत्वपूर्ण नहीं है। इतिहास में महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने कितने वर्षों तक कांग्रेस को सहारा देकर के केंद्र और राज्यों में सत्ता में पहुंचाने का काम किया। हम प्रतिदान देंगे, अवसर मिलेगा। उनकी आकांक्षाओं के साथ कांग्रेस चलेगी, इसका मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं।
मैं आप सब का भी बहुत आभारी हूं। आज आपसे आग्रह करने आया हूं, फिर 2009 के इतिहास को दोहरा दीजिए। तो आप लोगों का आभारी हूं और आप लोगों से आग्रह करता हूं। हरीश रावत जी कह रहे हैं कि 2009 के इतिहास को दोहराएं। उत्तराखंड के भावी उम्मीदवार मुख्यमंत्री के अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो इनके नंबर भी आ सकते हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। पहले भी रह चुके हैं, आपको अच्छी तरह पता है। अपना चुनाव पिछली बार हार गए थे 2017 में, लेकिन इस बार क्या कुछ होगा। और यही प्रभारी हैं पंजाब के भी, और पंजाब में इन्होंने अगर माना जाए तो इन्होंने एक दलित मुख्यमंत्री को बैठाया है। अब ये चाहते हैं कि उत्तराखंड में भी एक दलित मुख्यमंत्री आए। आखिर ये कौन सी चाल है, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथी, बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं और पप्पू महाराज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो और भानु प्रताप जी पता नहीं आज आए हैं कि नहीं आए हैं, लेकिन इन लोगों की इच्छा थी कि मैं मोदी जी की तारीफ करूं। और मोदी जी की तारीफ में पिछले 7 साल से मैंने कुछ नहीं कहा और बहुत सारी बातें हुई थी, लेकिन आज तारीफ के कुछ पुल तो बांधने ही होंगे। मोदी जी आज पहुंचे हुए हैं, विदेश की यात्रा पर हैं और 7 समंदर पार सीधे पहले प्रधानमंत्री हैं जो यहां से एक रिकॉर्ड बनाया है। प्रधानमंत्री ने दिल्ली से उड़ करके सीधा वाशिंगटन डीसी पहुंचे हैं और बिना कहीं रुके हुए। ऐसा किसी प्रधानमंत्री ने किया क्या? आपने सुना था? आज तक नहीं सुना। प्रधानमंत्री अकेले। और इतना ही नहीं, जिस पाकिस्तान से हमारी नाराजगी चल रही है, जिस पाकिस्तान के ऊपर से विमान उड़ाना अभी खतरनाक माना जाता है, उस पाकिस्तान के ऊपर से विमान उड़ा के गए हैं। तो आप सोचिए, अगर कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता तो ये कारनामा कर दिखाता? नहीं कर दिखाते। लेकिन प्रधानमंत्री जी उसी पाकिस्तान के ऊपर से गए हैं। ये ऐसे ही 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं और कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो ऐसे बहुत सारे कारनामे हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक कारनामा और भी कर दिखाया उन्होंने, वो दिखाता हूं। चलिए पिक्चर में लेकर के आते हैं। वो कारनामा है, प्रधानमंत्री जी जब यहां से 13 घंटे की डायरेक्ट फ्लाइट से जा रहे थे सीधा अमेरिका, यूएस, तो वो काम करते हुए गए हैं। अब देखिए, 13 घंटे के सफर में एक इंसान सोने की कोशिश करेगा, आराम करने की कोशिश करेगा, कुछ प्लानिंग करेगा कि जाकर के जो बाइडेन से मिलना है, उपराष्ट्रपति से मिलना है, कमला हैरिस से आज मुलाकात उनकी है रात को, हमारे घड़ी के हिसाब से, भारत की घड़ी के हिसाब से देर रात उनसे मुलाकात होगी, जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी। लेकिन ये काम कर रहे हैं और इस काम की तारीफ और इस फोटो, ये फोटो हमारे पास ऐसे इधर उधर से नहीं आई है। ये फोटो सीधे प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल से हमने ली है और प्रधानमंत्री जी ने खुद ट्वीट किया है कि देखिए मैं जा रहा हूं, फाइलें निपटा रहा हूं। लेकिन भाई साहब, जरा और भी कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं कि क्या हमारे प्रधानमंत्री, जो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने ही ऐसा किया है या कुछ और लोग भी हैं। आइए जरा देखते हैं, दूसरे पिक्चर्स को भी लेकर आइए। ये देखिए, इस महानुभाव को आप जानते होंगे, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले देश के प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। ये भी प्लेन में बैठे हुए हैं और फाइलें निपटा रहे हैं। ये देखिए, एक पिक्चर और देखिए, लेडी आयरन कही जाने वाली, कि किसी ने मां दुर्गा भी कहा था, दुर्गा की तरह। ये हैं इंदिरा गांधी, ये भी फाइलें निपटा रही हैं और प्लेन में बैठी हुई हैं। और आगे बढ़ें, इंदिरा गांधी के सुपुत्र, उनकी हत्या के बाद प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए राजीव गांधी, थोड़ा 2 कदम आगे बढ़ते हुए लैपटॉप से, कंप्यूटर से, उस जमाने का लैपटॉप देखिए, कंप्यूटर, यही कंप्यूटर के संचार क्रांति के जनक कहे जाते हैं भारत में। 90 के दशक, 90 से पहले जब ये प्रधानमंत्री, मतलब 84 से लेकर के 89 तक का जो इनका शासनकाल था, उसके बाद नरसिम्हा राव जी ये भी काम कर रहे हैं। ये सब प्लेन में बैठे हुए हैं, ये सब प्लेन में बैठे हुए हैं। लेकिन इन सब की छवि के साथ साथ एक छवि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए कितनी बड़ी फाइल है। बगल में एक सूटकेस है, इस सूटकेस में भी फाइलें हैं। मतलब हमारे प्रधानमंत्री बाकियों से ज्यादा काम करते हैं। तो ये तारीफ नहीं है तो क्या है। खैर, तो मुझे लगता है कि हमारे तमाम साथी जो हैं, जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो देख रहे हैं इस कार्यक्रम को और समझ रहे हैं और कहते हैं कि आप प्रधानमंत्री की तारीफ नहीं करते हैं, तो आज मैं तारीफ में कुछ जो आज का ताज़ा तरीन जो तारीफ है वो आपके सामने लेकर आया। और एक तारीफ और भी उनकी हो रही है कि वो बिना बरसात के, बिना बारिश के छतरी से निकल रहे हैं। और ये फोटो अगर देखना हो, इस फोटो को मैं दिखाऊंगा नहीं, ये फोटो आप लोग देखना चाहें, इस विजुअल को देखना चाहें तो आप ट्विटर पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें। प्रधानमंत्री की तारीफ के और भी कुछ पुल बांधना हो और आप लोग चाहते हैं कि कुछ और सुनना
तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और मुझे उम्मीद है कि हमारे साथी पप्पू जी महाराज और भानु प्रताप जी और तमाम हमारे साथी जो सुनना चाहते थे मुझसे, उनको मैं थोड़ा बहुत सेटिस्फाई कर पाया हूं। अगर नहीं कर पाया हूं तो जरूर लिखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में, और आपके सवालों का जवाब मैं जरूर दूंगा। साथ में हमारे दो साथी जुड़े हुए हैं, दिनेश दयाल जी जुड़े हुए हैं, सुमन भट्टाचार्य जी जुड़े हुए हैं। सुमन भट्टाचार्य जी सीधे कोलकाता से जुड़े हुए हैं। कोलकाता में ममता बनर्जी यानी दीदी ओ दीदी का नारा देने वाले प्रधानमंत्री की राइवल साथ सीधे ममता बनर्जी चुनावी मैदान में हैं और भवानीपुर से चुनाव लड़ रही हैं और इमोशनल कार्ड खेल रही हैं, ऐसा कह रही है बीजेपी। कि क्या अगर इमोशनल कार्ड नहीं खेलेंगी तो क्या वो जीत पाएंगी कि नहीं जीत पाएंगी, ये भी बड़ा सवाल है। ये सवाल भी जानेंगे, लेकिन साथ साथ दूसरी तरफ दिनेश दयाल जी के पास आना चाहूंगा। और अब सीधे मुद्दे की बात जहां से हमने शुरुआत की थी, हरीश रावत जी कह रहे हैं कि हम देखना चाहते हैं उत्तराखंड में दलित मुख्यमंत्री। लेकिन दलित मुख्यमंत्री देखने से पहले उत्तराखंड में दलितों की स्थिति पर थोड़ी सी चर्चा कर लेना जरूरी है। और कुछ आंकड़े मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। दिनेश जी आप सारे आंकड़े जानते हैं, फिर भी उत्तराखंड में जो अनुसूचित जाति है यानी कि शेड्यूल कास्ट है, उसकी आबादी 18.5% है। जो आंकड़े हैं 2011 के आंकड़ों के आधार पर मैं बता रहा हूं। जातिगत आंकड़े हम जानते हैं कि SC ST के आंकड़े जो हैं वो आते हैं हमारे पास, लेकिन OBC के आंकड़े नहीं आते। SC ST के आंकड़ों के आधार पर 18.5% जो है 2011 के जनगणना के मुताबिक उत्तराखंड में अनुसूचित जाति के लोग हैं। और अगर अनुसूचित जाति की जनसंख्या कहें तो वो है 18,92,516। और इसमें से जो माउंटेन वाला एरिया है, मतलब 11 पर्वतीय जिले हैं जहां दलितों की आबादी 10,14,000 यानी कि 10.25 लाख रख सकते हैं। 10.25 लाख दलितों की आबादी है 11 पर्वतीय क्षेत्र में। और 3 मैदानी जिला है जिसमें देहरादून है, हरिद्वार है और उधम सिंह नगर है। यहाँ 9.25 लाख है। ये दोनों मिलाकर के लगभग 19 लाख हो जाते हैं, मतलब 18,92,000 हो जाते हैं। यानी कि सूबे में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति का और हाँ, एक चीज और भी है कि अनुसूचित जाति के जो लोग हैं सबसे ज्यादा हरिद्वार में हैं, जो 4,11,274 है। अब इन समीकरणों को देखें, 11 पर्वतीय क्षेत्र और 4 जो मैदानी क्षेत्र, माफ करें 3 मैदानी जिले जो हैं देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, और 19 लाख के लगभग दलितों की आबादी, लगभग 19% दलित। लेकिन अगड़ों की संख्या भी काफी ठीक ठाक है और अगड़े जो हैं वो यहां पर बहुसंख्यक हैं। अब ऐसे में चाहे गढ़वाली हों चाहे कुमाऊं वाले हों, वो उनमें से अगर ये आए कि मैं दलित को मुख्यमंत्री देखना चाहता हूं, ये क्या मायने रखता है दिनेश जी, ये समझना चाहता हूं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यहीं से हमारा जो टेक ऑफ है, जो प्रधानमंत्री जो टेक ऑफ लिए और सीधे पहुंच गए 13 घंटे में वहां, हम अगले लगभग 40-45 मिनट या घंटे भर जो चर्चा करेंगे वो यही चर्चा करेंगे कि आखिर नया समीकरण क्या बन रहा है। तो यहीं से आपसे चाहता हूं कि आप जरा बताइए कि आखिर दिनेश जी कि ये क्या गणित कहलाता है और क्या है, क्या पूरा सियासी समीकरण हम बदलते हुए देखेंगे? सामाजिक समीकरण को बदलने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। जी राजीव जी, पहले तो आपका ये जो रुष्ट लोगों को तुष्ट करने का जो अंदाज था वो उसकी तारीफ कर लूं, जो प्रधानमंत्री जी को लेकर के आपने कहा। अब अच्छी रिसर्च आपने की और बड़ा अच्छा लगा ये सब जान करके। दूसरा, आपने ये जो उत्तराखंड का समीकरण पूछा उसमें मेरा आपने काम आधा आसान कर दिया, सारे आंकड़े बता करके। तो ये सीन है उत्तराखंड का। और तो ये देखना पड़ेगा कि हरीश रावत जी ने ये बात कब, कहां और क्यों कही। हरीश रावत जी इस समय यात्रा कर रहे हैं जनता का समर्थन लेने के लिए, और वो हरिद्वार जिले के लक्सर इलाके पे थे। हरिद्वार जिले में जो 20% से ऊपर 21% के करीब जो है वो दलित लोग हैं, और उसमें भी जाटव ज्यादा है। वहां पर उन्होंने ये बात कही, बिल्कुल ये बात सही है कि ये जो दलित वोट है, जो आपने बताया कि 18.8 या 18.08 करीब है ये वैसे, तो ये जो दलित वो है वो कांग्रेस का एक वोटर पहले से हुआ करता था, तो उसको लुभाने की उनकी मंशा से उन्होंने किया। अब देखना पड़ेगा हरीश रावत जी का जो मन की इच्छा है, ये वास्तव में मन की इच्छा है क्या उनने ऑडियंस को देख करके ये बात कही। लेकिन बात सही है कि उत्तराखंड में
78.3% जो है वो सवर्ण वोट है और दलित वोट जो है वो लगभग 18% है। तो थोड़ा एससी है यहां पर 3% के करीब और बाकी फुटकर मिला करके। तो ऐसे में कोई दलित समीकरण पूरा सत्ता पलट कर देगा ऐसा तो यहां पर नहीं है। मायावती ने यहां पर दाव आजमाया था और 2007 में उन्होंने 8 सीटें ले ली थी 70 में से, बड़ी बात थी, लेकिन वो भी हरिद्वार क्षेत्र की ज्यादा थी और उसका रीजन ये था कि उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग जो करी थी उसकी वजह से वो ये ले आए थे। लेकिन आज वही मायावती 2017 में सिर्फ 7% वोट पर सिमट के रह गई। तो वो वोट खिसका है और उसमें से जो शिल्पकार है, यहां पर जो दलितों की जो मेजोरिटी है उसमें शिल्पकार हम जो लोग कहते हैं, क्योंकि यहां पर जो शिल्प होता है, चाहे वो सोनार हो, लोहार हो, टमटा हो, लकड़ी का काम करने वाले हो, जितने भी शिल्प हैं, वो शिल्प करने वाले जो काम का वर्गीकरण था वो जिसको हम आज हरिजन कह रहे हैं, हरिजन कहने पर हम दलित कह रहे हैं, तो वो शिल्पकार है, वो उसकी अभी भी उसी रूप में आइडेंटिटी है, वो लगभग 51% है। और जो जाटव वर्ग है वो 29% है। और वो इसी इलाके में जहां पर हरीश रावत जी ये बात कर रहे थे। तो ये बात तो ठीक है कि जो एक वोट बैंक है यहां पर जो इंटैक्ट हुआ था मायावती के समय में, मायावती के जोड़ लगाने पर, और जिसको भाजपा ने काफी सेंध मारी उसमें करी है, तो उसको वापस लेने के हरीश रावत जी ने ऐसा कुछ कह दिया होगा। लेकिन देखिए उसकी प्रतिक्रिया देखिए, सबसे पहली प्रतिक्रिया अभी बाहर से नहीं, उनकी पार्टी से आई। उनकी पार्टी के जो पहले अभी हाल के जो प्रदेश अध्यक्ष रहे, अभी उनको बदला गया है, उनको विधायक दल का नेता बना दिया प्रीतम सिंह जी। प्रीतम सिंह जी कह रहे हैं कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। साहब तो ये तो 2002 में भी होना चाहिए था, ये तो 2012-13 में भी होना चाहिए था, दलित मुख्यमंत्री वाली बात। क्या बात कह दी आपने? तो कांग्रेस पार्टी ही उनकी बात का उपहास उड़ा रही है, बाकी लोगों की तो कहने ही क्या है। वो अभी भारतीय जनता पार्टी और ताल हरीश रावत जी आजकल अजीब से बयान दे रहे हैं। अब और उनके बयानों को लोग लपक भी बहुत जल्दी रहे हैं। वो जब उन्होंने ये जो पंजाब वाली बात कही थी, तो उन्होंने एक बात वहां पर और कही थी कि अब वो जो पार्टी अध्यक्ष जो है वो जिम्मेदार होता है पार्टी उसके लिए, जीत के लिए, उसको यहां लपक लिया था। यहाँ के पूर्व वही प्रीतम सिंह जी ने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, जो मुख्यमंत्री होता है वही जिम्मेदार होता है। तो मतलब पिछली जो हार थी हमारी उसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार है और आप काम का दूसरे पे टिकट डाल रहे हैं। मैं अध्यक्ष, अभी उधर उस समय अध्यक्ष थे उपाध्याय, किशोर उपाध्याय जी, उनका ही बयान आ गया कि साहब ये क्या बात है, उस हार की जांच होनी चाहिए और पार्टी अध्यक्ष कैसे जिम्मेदार हो जाएगा, कुछ इस तरह की बात है। तो हरीश रावत जी कई तरह के अपनी पार्टी को, अभी उनकी पार्टी बहुत ही बिखरी हुई है और जो प्रमुख नेता रहे हैं इस पार्टी के वो ही उनके खिलाफ मुखर हो रहे हैं। ऐसे में एक अजीब सा एक नया समीकरण उन्होंने कह दिया। तो ये समीकरण बहरहाल जब कांग्रेस पार्टी ही इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो बाकी लोग कैसे करें। और एक बात और देखने की है कि यहाँ पर जो उत्तराखंड जो राज्य है, यहाँ पर वो जो सवर्ण मानसिकता है हिंदुओं में वो बहुत प्रबल है। हमारा जो दो नेता दलित वर्ग से हैं, एक तो हमारे बड़े नेता जिनको हम कहें, एक तो कबीर टमटा जी हैं जो कांग्रेस के सांसद हैं, हरीश रावत जी ने उनको आगे किया है। दूसरे अजय टमटा, वही वो भी अल्मोड़ा से, अल्मोड़ा में टमटा लोग काफी है, पूरे जिले में करीब 9.3% जो है वो ये दलित आबादी है। आप उसके बाद जैसे उधम सिंह नगर में 10.7 करीब दलित है, अल्मोड़ा पर फिर देहरादून के मैदानी क्षेत्र में करीब 11%। तो कुल मिलाकर के ऐसा कुछ, तो अब हरीश रावत जी के ध्यान मेरे ख्याल से अपने साथी प्रदीप जी की ओर गया होगा, क्योंकि हरीश रावत जी का बहुत जबरदस्त यहाँ पर विरोध हो रहा है और उनको लग रहा है कि यार उनको आगे पता नहीं मुख्यमंत्री बनने की स्थिति आती है कि नहीं आती। तो जो उन्होंने जो चुनाव संयोजन समिति बनाई है कांग्रेस में, जिसका माने कि चुनाव कराने की जिम्मेदारी हरीश रावत जी को दी है, तो उसमें जो डिप्टी कैप्टन है, उपाध्यक्ष हैं, वो भी प्रदीप टमटा जी हैं। तो कहीं प्रदीप टमटा जी, मुझे लगता है उनके का चेहरा उनके दिमाग में रहा होगा। और प्रदीप टमटा वैसे अच्छे नेता है, आंदोलनकारी हैं, सुलझे हुए हैं, बहुत सोच संभल के बोलते हैं। उस नाते कोई बुरी बात नहीं है प्रदीप टमटा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाए तो। लेकिन अगर आप जातीय समीकरण के आधार पर और एक पहले से भूमिका बनाओगे
तो वो बहुत फ्रूटफुल नहीं होने वाली। अगर कांग्रेस ये बोले कि हम दलित कार्ड खेलेंगे, तो दलित कार्ड खेलने जैसा माहौल तो यहां पर नहीं है। यार अभी देखते हैं अपोजिशन वाले क्या कहते हैं। अभी तो कांग्रेस को अपनी जमीन वापस लेनी है। बहुत बुरा हाल हुआ 2017 में, 47% भाजपा ले गई थी, और 19 में तो 61% भाजपा मैदान उड़ा के ले गई थी। अब इस बात से तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ वापस नहीं आने वाला है, और उपाय करने पड़ेंगे हरीश रावत जी को। और सबसे पहले तो अपने कुनबे को ठीक रखना पड़ेगा। ऐसे बयानों से बहुत बचना चाहिए जो कंट्रोवर्सी पैदा करें। एक नई कंट्रोवर्सी उन्हें पैदा कर दी, मेरी तो राय ऐसी राजीव की। बिल्कुल कंट्रोवर्सी पैदा कर दी है हरीश रावत जी ने, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या दलित राजनीति को केंद्र में रख करके अब कांग्रेस जो कह लें कि चुनाव से पहले जो कार्ड चली है, कांग्रेस ने जो कार्ड फेंका है, उस कार्ड के इर्द गिर्द क्या दूसरी पार्टियां भी आएंगी? और ये समझने के लिए उत्तर प्रदेश तो हम जाएंगे ही। उत्तर प्रदेश की चर्चा हम कर भी रहे हैं, क्योंकि आप याद कीजिए सुमन जी की अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले जब चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो उसके बाद से एक पर एक 13 ट्वीट उन्होंने कर दिया, यानी योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके, और दलितों की और वंचितों की बात वो करने लगे। और उसके साथ साथ मायावती जी भी बाहर निकल के आई और उन्होंने भी कांग्रेस को कोसा। तो एक तरफ जहां ब्राह्मण कार्ड की बात हो रही थी, प्रबुद्ध वर्ग को रिझाने की बात हो रही थी, दूसरी तरफ अब ये देख रहे हैं हम कि एक समीकरण तो चेंज कर ही दिया है कांग्रेस ने। उस समीकरण के कारण क्या कुछ होता है, क्योंकि बहुत अच्छे से और बहुत जमीनी हकीकत अभी बता रहे थे दिनेश जुयाल जी, लेकिन थोड़ा इस जमीनी हकीकत का रिफ्लेक्शन देखें दूसरे राज्यों में सुमन जी, और खासकर पंजाब और उत्तराखंड का जो रिफ्लेक्शन है उसको अगर, और सीधा पंजाब से अगर कहें जंप मार के, जैसे कि मोदी जी सीधे यहां से जंप मार करके वाशिंगटन डीसी पहुंचे हैं, वैसे ही पंजाब से जंप मार करके अगर हम उत्तर प्रदेश पहुंचे तो वहां की स्थिति बिल्कुल दूसरी है, क्योंकि मायावती जी वहां पर पहुंची हुई हैं। और मायावती जी का स्टेक न सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, बल्कि उनका स्टेक पंजाब में भी है, अकाली दल के साथ में जो अभी समझौता उनका है, गठबंधन है। ऐसे में कांग्रेस ने, आपको क्या लगता है कि एक जबरदस्त, मुझे ऐसा लगता है, मैं आपकी बातों को ये समझना चाहूंगा, आपकी टिप्पणी चाहूंगा, इसमें आपका कमेंट चाहूंगा कि कांग्रेस ने एक जबरदस्त, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का स्टेक कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका रिफ्लेक्शन क्या वहां दिखाई देगा, और खासकर जो चुनाव है आने वाले समय में। और एक चीज इसमें और भी जोड़ना चाहूंगा, तब आपके पास आऊंगा, कि पिछले चुनाव में भी, चाहे 2017 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव हो, दलितों की बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़ा वोट बैंक बीजेपी के साथ गया था। अब उस बीजेपी के साथ गए हुए दलितों के वोट बैंक में सेंधमारी का काम क्या कांग्रेस ने कर दिया है, ये समझना चाहूंगा आपसे। देखिए राजीव जी, आप जो हरीश रावत जी का साउंड दिखाया, मैं वो बहुत अच्छी तरह से सुन रहा था। मैं ये बोलना चाहूंगा, जो ये एक थियोरिटिकल गेम है, पहले तो इसका थियोरिटिकल जो एस्पेक्ट है वो हमको समझना पड़ेगा। देखिए कांग्रेस क्या है, कांग्रेस के पास जो वोट, और जो हरीश रावत जी ने बहुत अच्छी तरह से बोला, जो कांग्रेस के पास 2 वोट बैंक बहुत इंपॉर्टेंट था, एक दलित और एक मुसलमान। ये दोनों वोट बैंक बहुत सारे स्टेट में कांग्रेस से दूर चला गया। तो कांग्रेस का जो कोशिश है पंजाब को देके एक नेशनली मैसेज देना कि हम लोग दलित को आगे ले आना चाहते हैं, तो ये इट कैन बी अ गेम चेंजर। मैं देख रहा था, जब आप सिर्फ पंजाब के बारे में बोल रहे थे, मैं देख रहा था गुजरात में भी शायद जो इंडिपेंडेंट एमएलए है लेकिन जो काफी बोलता है, जिग्नेश मेवानी, शायद सीधे कांग्रेस में ज्वाइन कर रहा है। और शायद गुजरात की जो कांग्रेस की जो स्टेट की जो टीम है, वहां पे हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी को सामने लाके कांग्रेस कुछ कर सकता है। मैं महाराष्ट्र से देख रहा था, जो वहां के जो पुराने कांग्रेस के दलित लीडर है, सुशील शिंदे की बेटी प्रणीति शिंदे को कांग्रेस आगे लाने की कोशिश कर रहा है। देखिए ये जो दलित है, जो मुसलमान है, वो इंडिपेंडेंस के बाद बहुत दिन तक कांग्रेस की तरफ भरोसा करता रहा। और आपने जैसे बोला, जब काशीराम जी ने आया तो कांग्रेस से पहले वो दलित वोट बैंक हटा के लेके गया। उसके बाद मुलायम और लालू भी, दो इंपॉर्टेंट स्टेट में, यूपी और बिहार में, जो मुसलमान वोट बैंक था वो पूरा कांग्रेस से लेके चला गया।
आप अगर देखेंगे, मैं जिस स्टेट से आ रहा हूं बंगाल में, ममता बनर्जी के पास जो वोट बैंक है वो बेसिकली द मुस्लिम वोट बैंक जो बहुत दिन तक कांग्रेस के पास है। आज भी कांग्रेस का एक बहुत पुराना लीडर कांग्रेस छोड़ के तृणमूल में गया है, जो 5 टाइम मुस्लिम एमएलए था। तो कांग्रेस का कोशिश है ये जो पुराना दलित मुस्लिम वोट बैंक है, जो गुजरात में हम लोग खाम कहते थे, उसको अपनी तरफ वापस लाना। लेकिन जो बात आपने भी बोला, जो बात लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ये सिर्फ टोकनिज्म ना हो, इसको सीरियसली ग्राउंड में आपको लेके जाना पड़ेगा। मैं क्यों ये बोल रहा हूं, आपने बहुत अच्छी तरह से जो बोला, देखिए पंजाब में इस बार अकाली और बीएसपी का, इसका मतलब है समाज मायावती का अलायंस है। तो अकाली का ये कोशिश है, ये जो दलित वोट है, पंजाब में भी काफी दलित वोट है, जो ये वोट को अपने तरफ ले आने के लिए अगर को रोक सकता है तो एक बहुत अच्छा चैलेंज होगा। और आप यूपी के बारे में जो बोल रहे थे, देखिए यूपी में बीजेपी का जो फायदा हुआ, जो मायावती के नुकसान से फायदा हुआ। ये जो जाटव वोट के बारे में हम लोग बोल रहे थे, ये पहले मायावती के साथ था, लेकिन ये पिछले वर्ग में भी थोड़ा सा ऊपर है, तो इसको पहले बीजेपी अपने तरफ खींच पाया। अगर पंजाब की मैसेज को पकड़ के यूपी में सोशल इंजीनियरिंग के लिए सब लोग कोशिश करेंगे, तो मेरे ख्याल से बीजेपी के लिए यह बड़ा चुनौती है। लेकिन मैं वही बोलना चाहूंगा, कांग्रेस का जो प्रॉब्लम है, कांग्रेस देखिए भारत की जो द आइडिया ऑफ द ग्रेट इंडिया इज बेसिकली कम फ्रॉम कांग्रेस, गांधी, नेहरू, द सोशलिज्म, द लिबरलिज्म, द सोशल इक्वालिटी। आरएसएस तो कभी दलित को अपना पूरा हिस्सा नहीं देना चाहता है, वो आरएसएस दे भी नहीं सकता है। वो बेसिकली एक चित्पावनी ब्राह्मण की ऑर्गेनाइजेशन है, वो बेसिकली ब्राह्मणों की ऑर्गेनाइजेशन है। और आप देखेंगे कितने बार मोहन भागवत जी रिजर्वेशन को वापस लेने के लिए भी बात किया है। तो बात यह है कि आरएसएस का यहां पे एक प्रॉब्लम है, लेकिन बीजेपी ने बहुत अच्छी तरह से कोशिश करके ये दलित वोट बैंक को मायावती से अपने तरफ लेने की कोशिश किया है और काफी हद तक सफल भी हुआ है। लेकिन ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी, सबका ये सोच होना चाहिए, सिर्फ ये टोकनिज्म पंजाब में लिमिटेड नहीं हो जाए। वो सचमुच गुजरात में पहुंचे, वो सचमुच महाराष्ट्र में पहुंचे, वो सारे स्टेट में पहुंचे। क्योंकि आज तो ये हम लोगों को बिलीव करना पड़ेगा। तो आई कम फ्रॉम ए ब्राह्मण फैमिली, बट व्हाट इज द स्टेटस ऑफ अ दलित इन इंडिया? रोहित वेमुला के केस का अभी भी कोई निष्पत्ति नहीं हुआ, उसका कोई हम लोग देखा नहीं है। तो मैं बहुत सारे मेरा दोस्त है, जिनके साथ मैं काफी बात करता हूं, तो दलितों का जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन को हम लोग आगे बढ़ा पाएंगे कि नहीं बढ़ा पाएंगे। देखिए वही बात है, आप जहां से शुरू किया था, मैं उस वक्त तो बोलना चाहता था। नरेंद्र मोदी जी 13 घंटे की फ्लाइट से तो वाशिंगटन पहुंच गए। नरेंद्र मोदी जी की खास बात यह है, मैं भी थोड़ा सा नरेंद्र मोदी जी का तारीफ कर लूं, कि वो उसका जिंदगी का हर बात एक फोटो शूट है। नहीं तो मैंने कभी नहीं सुना जब कोई अंडरग्राउंड में रहता है, इमरजेंसी के टाइम नरेंद्र मोदी ने सरदार की बेस में था, उसका भी फोटो है। ठीक है, ये ही हैज मेड द एंटायर पॉलिटिक्स ए फोटो ऑप, दैट्स अ ग्रेट थिंग। बट अगर उन्होंने सचमुच वो अमेरिका जाके थोड़ा सा समझता है कि ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट क्यों अमेरिका में होता है, जो कमला हैरिस को पावर में लाया, तो उसको शायद फायदा होगा। और शायद उससे थोड़ा सा कांग्रेस को भी समझना पड़ेगा जी, ये जो पिछड़े वर्ग है, इसको सिर्फ आप टोकनिज्म में नहीं रखे, उसको रियल पॉलिटिक्स में लाइए। सुमन जी, और बहुत ही गंभीरता के साथ आप अपनी बातों को रख रहे थे। एक तरफ जहां दिनेश जी ने जमीनी हकीकत बताई, अब दिनेश जी आपसे थोड़ा जमीनी हकीकत से बाहर निकलते हुए कुछ और एक बड़े पैमाने पे ये एक हम लोग अभी पिछले दिनों थोड़ी सी चर्चा कर भी रहे थे कि अमूमन ये देखा जा रहा है पिछले कई वर्षों से कि बीजेपी जो पिच तैयार करती है, विपक्षी उसी पिच पर खेलते हैं।
पहली बार हमने देखा कि बिहार इलेक्शन के समय पिच को तैयार किया तेजस्वी यादव ने, आरजेडी ने, और वो पिच ऐसी थी कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, 10 लाख युवाओं को रोजगार का वादा किया था तेजस्वी यादव ने। और उसके बाद फिर बैटिंग करने के लिए बीजेपी आगे आई, बैटिंग करने के लिए जेडीयू वाले आगे आए। हालांकि ये वो बदकिस्मती थी क्योंकि सरकार उनकी नहीं बन पाई, आरजेडी की। लेकिन अब पहली बार ऐसा दिखाई दे रहा है कि चुनाव से 5 महीना पहले एक दूसरी पिच तैयार हो रही है, और वो पिच जो है उसको तैयार करने का माने ना माने लोग, लेकिन इसका जो क्रेडिट है वो जाता है कांग्रेस को। वो इसलिए जाता है कि कांग्रेस ने जहां अगड़ों की राजनीति चल रही थी, जहां ओबीसी की राजनीति चल रही थी, वहां दलितों को केंद्र में लाकर रख दिया है। और वो अचानक आनन फानन में जो पंजाब से निकल के आया है, अब वो और बहुत ही विस्तार से अभी बताया सुमन जी ने भी कि चाहे गुजरात की बात करें, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, अगर आप और पीछे जाएं दक्षिण में, अगर कर्नाटक जाएं तो वहां की बात भी कर सकते हैं आप। अगर इधर आए, हम देख ही रहे हैं, पंजाब देख ही रहे हैं, आज जो आवाज उठ करके आई है, हरीश रावत ही सही, और हो सकता है कि प्रीतम सिंह के जो उनके बिल्कुल धुर प्रतिद्वंदी हैं, उनको कुछ उनसे कुछ और बदला चुकाने के लिए या उनको चित्त करने के लिए ऐसा कहा हो, या कुछ और भी हो सकता है, नहीं जानता मैं, आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। ये तमाम बातें हो सकती हैं, लेकिन एक जो पिच तैयार करने की बात कह रहा हूं, जो हिंदुत्व की पिच तैयार करके और बीजेपी उस पर तमाम विपक्षी दलों को आमंत्रित करती रहती है। बहुत पहले 5 महीना पहले कांग्रेस ने एक नई पिच तैयार की है, और जिसके इर्द गिर्द अभी से नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं, बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग करते हुए सब दिखाई दे रहे हैं, और खासकर बीजेपी के लोग और उनके साथी में से बसपा भी मैं कह दूं, जोड़ दूं, इसलिए क्योंकि एक ही दिन दोनों निकल के आते हैं, और ऐसे भी कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में कि बी टीम है बीजेपी की। तो ये जो है, और साथ साथ एक बात इसमें और जोड़ दूं, फिर आपके पास आऊंगा। समाजवादी पार्टी ने चरणजीत सिंह चन्नी का स्वागत किया है, और किसी ने स्वागत नहीं किया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने स्वागत किया, अखिलेश यादव ने स्वागत किया है कि अच्छा हुआ है। तो एक तरफ से ये भी दिख रहा है, कल की चर्चा में भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे कल न्यूज पॉइंट जब हम शाम को पेश कर रहे थे तब, कि क्या एक तरफ बसपा और अंदर खाने में भाजपा का गठबंधन दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ अंदर खाने में समाजवादी पार्टी कहीं से सॉफ्ट कॉर्नर के साथ कांग्रेस के सामने दिखाई दे रही, या कांग्रेस जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर के साथ में सपा के सामने दिखाई दे रही है। थोड़ा ये जो बातें आपके सामने रख रहा हूं, इसको ही आगे आप बढ़ाइए और ये समझने की कोशिश की जो मैं कह रहा हूं कि जो एक नई पिच की बात, नई पिच की तैयारी, और होनी भी चाहिए, जैसा अभी सुमन जी भी कह रहे थे, होनी भी चाहिए। और गांधी, नेहरू या इंदिरा या उसके बाद का राहुल, प्रियंका, सोनिया, ये जितने भी हैं, और ये जिस लिगेसी को लेकर के आगे बढ़ते रहे हैं, उनके सामने भी हमेशा, मतलब इससे पहले भी पिच जो है वो तैयार होती रही। चाहे नेहरू ने तैयार किया, उससे पहले गांधी ने तैयार किया, महात्मा गांधी की बात कर रहा हूं, और हालांकि राजनीति में नहीं थे, फिर भी देश की आजादी में बहुत अहम योगदान था। अंग्रेजों के सामने उन्होंने अपनी पिच तैयार की थी, नेहरू ने अपनी पिच तैयार की, इंदिरा ने अपनी पिच तैयार की, बांग्लादेश को अलग कराया, उसके बाद राजीव गांधी ने अपनी पिच तैयार की और देश में एक कंप्यूटर युग को की तरफ लेकर के आए। 21वीं सदी में कैसा भारत होगा, इसकी बात उन्होंने पहुंचाई। लेकिन उसके बाद से एक वैक्यूम दिखाई दे रहा था, उस वैक्यूम को अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पाटते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें एक बात और जोड़ करके आपके पास आऊंगा, और दूसरी तरफ प्रियंका और राहुल, क्या इन दोनों का एक की जो अपरिपक्वता की बात, हालांकि उन्हीं के एक्स सीएम अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर कह रहे हैं, लेकिन वो एक परिपक्व राजनीति की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये मेरा मानना है। लेकिन आपका क्या स्टेक है, आप क्या कहेंगे, ये अब आपके पास आता हूं। राजीव जी देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी कुछ देश पे छाई हुई है, लेकिन इस भाजपा का इतिहास कितना है? कांग्रेस का एक समृद्ध इतिहास है। कांग्रेस का इतिहास इस भारत के बुनियाद से शुरू होता है, भारत को आजाद करने से लेकर अब तक का इतने समृद्ध इतिहास वाली पार्टी, और उसको कई कारणों से, पहले कुछ समाजवादी पार्टी थे जो थोड़ा बहुत अपनी एक राय रखते थे, ठीक है, लेकिन जो कमंडल और मंडल जब इस देश में आया तो उसने जिस तरह खंड खंड कर दिया इस देश को कि हम लोग
टुकड़े टुकड़े हो गए और इस टुकड़े टुकड़े देश को समेटने की बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस के पास ही है। और वो जो टुकड़े हैं उनमें एक एक टुकड़े का अपना महत्व है। जो महात्मा गांधी का दर्शन था समाज को लेकर के, अंबेडकर जी का जो सूचना था समाज को लेकर के, बाद के दिनों में काशीराम जी भी का भी एक सोच था कि जो खासकर जो लोग वंचित हैं, ताकत उनके पास भी है, उनको समझ देने की जरूरत है, उनको सम्मान देने की जरूरत है। तो कांग्रेस ने अभी हाल के दिनों में ऐसा प्रयोग किया है कि जैसे भी हुआ, लेकिन एक प्रयोग पंजाब से हुआ है। इसके पीछे के रीजन्स हम बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं, लेकिन इसको अच्छी बात है कुल मिलाकर। मैं उत्तराखंड के संदर्भ में मैंने जो बात कही, मेरा आशय उसको अन्यथा न लिया जाए। यहां का जो जनमानस है, जो यहां की मानसिकता है, उस हिसाब से उस पर प्रतिक्रिया आ रही है। और अगर जीतराम जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है तो उसके पीछे जीतराम जी की योग्यता है, तो डॉक्टर जीतराम की अपनी योग्यता है। प्रदीप टंटा का ख्याल अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में आता है तो वो प्रदीप टंटा की अपनी काबिलियत है और उसके लिए उनका दलित वाला टमगाउन पर लगाने की जरूरत नहीं है। तो उत्तराखंड में जो चीजों, मुझे लगता है कि उनको सीधे सीधे अगर प्रदीप टंटा को प्रोजेक्ट कर दे, अच्छे नेता हैं और आंदोलनकारी हैं, और उनको अगर प्रोजेक्ट करते हैं तो 100% कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा, डेफिनेटली होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप उनको दलित दलित बोल करके करेंगे। डेफिनेटली दलित वोट कांग्रेस के पास आएगा उनके नाम से, लेकिन प्रदीप टंटा को एक दलित आइडेंटिटी की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं है। उत्तर प्रदेश की आपने बात की, तो उत्तर प्रदेश में जो दलितों के को जोड़ा था मायावती, काशीराम जी ने, मायावती जी ने, से बसपा बनी, तो बसपा में ने काफी हद तक उसको जोड़ा। अब जैसे बसपा का अब पराभव का समय दिख रहा है हमको, देख ही रहे हैं कि हर जगह उनका जिस तरह वोट खिसकता जा रहा है, कुछ भाजपा ने लूटा, कुछ लूटा। बसपा का कुनबा जब बिखरा तो कुछ लोग बसपा सपा में पहले भी गए, कुछ भाजपा में चले गए। भाजपा सत्ता में है और सत्ता का सुख सबको चाहिए, इसलिए उधर चले गए। वोटर असमंजस में है, जैसे मैंने पिछले बार भी जिक्र किया था कि लोग सर्वे कर रहे हैं, जो हमारे साथी, और वहां पर जाकर के दलित बेल्ट में जा रहे हैं, तो वहां के लोग बोल रहे हैं कि साहब हम तो अखिलेश को देंगे, क्योंकि हम अकेले अपनी जाति के आधार पर हम लड़ाई जीत नहीं सकते। तो अखिलेश का आगे आने का मतलब, अगर अखिलेश ने इस पंजाब के सीएम पद पर एक दलित का स्वागत किया है, तो अखिलेश की राजनीति ये है कि भाई मेरा भी दरवाजा खुला है, आप मेरे साथ आइए, ऑलरेडी मेरे पास कुछ है, और अगर आप भी जुड़ जाते हैं, मायावती का कुटुंबा तो रखना है, क्योंकि मायावती जी ने की छवि बहुत खराब हो चुकी है। वो सब लोग ये जान गए हैं कि मायावती जी को अब सोशल इंजीनियरिंग करनी है, अलग अलग तबकों से वोट लेंगी। अब तो ऐसा लग रहा है कि वो भाजपा के पक्ष का चुनावी समीकरण देख करके कैंडिडेट कर लेंगी। और जैसे एक आम धारणा है कि भाई वहां पैसा बहुत चलता है, भाई जिसको चुनाव लड़ना है पैसा दे, वाला काम बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसी स्थिति में जो दलित वोट का जो इंटैक्ट वोट है वो बहुत बिखरा है, और ऐसे में उन्होंने अपनी गुंजाइश देखी है। अब कांग्रेस की बारी आती है, तो कांग्रेस का वो पुराना वोट बैंक है, दलित वोट बैंक, दलित मुस्लिम, जैसे सुमन जी ने बताया वीक वो, तो कांग्रेस का वो पुराना वोट बैंक है। और ये जो पंजाब का एक्सपेरिमेंट है वो काफी हद तक मदद करेगा कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में, कुछ तो बनेगा। प्रियंका और राहुल वह दलित के घर में खाना ये सब वो कर चुके हैं, पहले भी कर चुके हैं। और प्रियंका ने भी इस तरह की चीजें दिखाई है। हाथरस कांड में भी इन लोगों ने ठीक से अपना पक्ष, अपने आप को रखा है। तो उत्तर प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही निष्ठुरता दिखाई है जहां तक दलित का मामला है, दलित उत्पीड़न के आपराधिक मामले हैं और जो बड़े मामले हैं, उन मामलों में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा निष्ठुर सवर्ण की चेहरे के रूप में सामने आया। और वो निष्ठुर ठाकुर है या वो निष्ठुर ब्राह्मण है, साफ साफ दिखाई दिया। वो निष्ठुर जाट भी है कुछ इलाकों में, जहां जैसे समीकरण, जातीय समीकरण है, लेकिन वो सवर्ण चेहरा है। तो दलितों के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक तरह की नाराजगी है, और कांग्रेस के पास मौका है
और इस समय एक थोड़ा परसेप्शन बन रहा है, ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। पिछले सालों में कांग्रेस ने बहुत जमीन हासिल की है, बहुत सारी खोई हुई जमीन वापस ली है सोनिया गांधी के नेतृत्व में। एक समय तो कांग्रेस बिल्कुल ही हाशिए पे चलेगी, तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है। तो अब ये राहुल और प्रियंका, अगर ये दोनों मैदान में आते हैं, डटते हैं, और जैसे हम बार बार इस बात को कहते हैं कि उनको फुल टाइम पॉलिटिक्स में अगर आते हैं तो कर सकते हैं। और जहां तक बात है कि साहब परिपक्वता की, तो ऐसा नहीं होता। आप ये कैंपेन चला रहे हैं कि साहब ये तो पप्पू है, बच्चे हैं, ये सो खानदानी अला फला, ये सब चलाते रहे, इससे तो फिर आप उस आदमी को एक मतलब बहुत ही नेगेटिव कैंपेन उनके अगेंस्ट चलता है। जब एक पेड़ गिरता है तो दूसरा पैदा होता है साहब। नेहरू नहीं थे तो दूसरे पैदा हुए हैं। तो राजीव गांधी के पास कितना अनुभव था जब वो राजनीति में आया था? बहुत अनुभव नहीं था, वो तो पायलट थे, लेकिन आए तो वो व्यक्ति था जिसने हमको 21वीं सदी का सपना दिखाया, रोड मैप बनाया। वो हमें एक नए कंप्यूटर युग में लेके गए। तो ऐसा नहीं है, मौका मिलने पर ये लोग अपने आप परिपक्व दिखा देंगे। उनकी हम बातें सुनते तो जो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी पोंगापंक्ति की बातें करते, बड़े अनाप शनाप चीजें बोलते, धर्म कर्म पता नहीं कहां से क्या क्या ले जाते हैं। इन ससुरों को तो धर्म का भी नाश करके रखता है, उल्टी सीधी धर्म के बारे में बातें बोलते हैं। ऐसे ऐसे ज्ञानी हैं कि जिनको तक्षशिला कहां दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई, क्या क्या ज्ञानी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी। और धर्म के बारे में जो इनके प्रवचन हैं वो इतने अजीब हैं कि पता नहीं ये धर्म का प्रतिनिधित्व कैसे कर रहे हैं, एक हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व कैसे कर रहे हैं। तो ये सब फालतू बातें हैं, लेकिन जनता है, भोली भारी जनता है। ठीक कहते हैं मार्कंडेय कालू साहब की मेरे देश में मूर्खों की भरमार है। उनका कहने का अंदाज वो है, लेकिन इस बात सही है कि हम बहुत इतनी शिक्षा, इतनी साक्षरता, इतनी समझ हम आम आदमी तक नहीं दे पाए हैं। हमारे एक्सपेरिमेंट ऐसे ही हैं, ऐसा शासन चलाने का हमारा तरीका है कि अब ये देखिए ना, सब बंद कर रखा है हमने पाठन। बढ़ो भाई आगे, जो युवा इस दौर का है उसके पर क्या गुजरने वाली है। अब बाद में ऑनलाइन की सुध भी आई, इतने दिन बाद आई, तो हमारा इस पर ध्यान ही नहीं है। बात काशीराम जी जो कहते थे और जो अंबेडकर साहब कहते थे कि हमको उनको जागृत करना, शिक्षित करना, इस काबिल बनाना है कि वो समाज का भार अपने कंधों में ले सके। ऐसा कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी तो कतई नहीं कर रही है। और मैं इस बात को बिल्कुल बेलाग कहता हूं कि इतनी निष्ठुर पार्टी दलितों के मामले में कोई नहीं है इस देश में जितनी भारतीय जनता पार्टी है। ये साबित हुआ है पिछले इनके कार्यकाल से। तो ऐसे मौके में कांग्रेस ने ये नया खेल चला है। इसके कई, जैसे अभी आपने सुमन जी ने गुजरात की संभावनाओं पर दिखाया, गुजरात ही नहीं पूरे देश में संभावनाएं हैं। और ये समीकरण बहुत हद तक कांग्रेस की मदद करने वाला है, बशर्ते इसको सीरियसली लिया जाए और दलित ही नहीं, और भी फैक्टर देख, बहुत सारे फैक्टर हैं जहां कांग्रेस को समझना है, मरम्मत करनी है। और जनता तो बैठी है, बस कांग्रेस को ये कि समझदारी का परिचय देना है और चीजें होंगी। राहुल और प्रियंका अपरिपक्व से परिपक्व साबित हो जाएंगे। माहौल तो बने, मौका तो मिले। जी राजीव जी, बिल्कुल माहौल बने और मौका मिले। मौका के बाद देखिए, मौका मिला, मोदी जी मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन गए और अभी यूएस के दौरे पे हैं और वहाँ दुनिया के टॉप बिजनेसमैन लोगों से मिल रहे हैं, सीईओज से मिल रहे हैं, दुनिया के अलग अलग जो बड़े बड़े सीईओ हैं कंपनीज के, उनसे मिल रहे हैं। तो व्यापार करना भी ज़रूरी है, व्यापारियों को अपने देश में आकर्षित करना भी ज़रूरी है और इस काम में तो भाई मोदी जी माहिर हैं और ये होना भी चाहिए। तो ये भी एक तारीफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जो लोग कहते हैं कि आप तारीफ नहीं करते हैं, तो मैं तारीफ कर रहा हूं। लेकिन सुमन जी आपके पास आऊंगा, एक और सवाल के साथ आऊंगा। आप सुमन जी कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल सुमन जी। मोदी जी जब बिजनेसमैन लोगों के साथ मिल रहे हैं, उनके साथ में गौतम अदानी है कि नहीं? गौतम अदानी मुझे लगता है कि अमेरिका में जब ये इतने टॉप लेवल के जो सीईओ होते हैं, उनके सामने गौतम अदानी को नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि लेकिन ये पता मुझे अभी कंफर्म मैं नहीं हूं, लेकिन एक जो मेरा वो कहता है, नॉलेज कहता है
कि शायद ऐसे सीईओ के सामने इनको लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि अदानी के साथ इनका अपना अलग वो है, इसलिए इनको किनारे रखेंगे। लेकिन पता करना होगा, पता करके बताता हूं कि हाँ शायद अदानी हो, अंबानी हो, ये भी जाते ही है प्रधानमंत्री की यात्रा में। वो नहीं होंगे, अदानी नहीं होंगे। तो अभी इस वक्त जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के टॉप सीईओ से मिल रहे हैं और उसके बाद पॉलिटिकल मुलाकातें उनकी होंगी। और कल आप जानते हैं कि कल और परसों, कल 24 तारीख है और परसों 25 है, तो अभी बहुत सारे उनके प्लान हैं और उस आधार पे वो काम करेंगे। लेकिन वही अमेरिका है जहां प्रधानमंत्री ने जाकर कहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार, तो अब जो बाइडेन से मिलेंगे, पहली बार मुलाकात होगी, और जब मुलाकात होगी तो शायद उनकी आवाज, खुद की आवाज गुनगुनाएगी अंदर अंदर, तब उनको कैसा लगेगा ये मैं सोच रहा हूं, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगेगा। अगर मैं किसी और की चाहत में कुछ और कसीदे गढ़ूं और वो ना आए, ना हो और किसी और से मिलना पड़े, तो कैसा लगता है ये आप सोच सकते हैं। शायद यही अभी उस वक्त प्रधानमंत्री के साथ होगा। लेकिन हमारा जो हमारी सहानुभूति, सिंपैथी सब प्रधानमंत्री के साथ है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और उनका सीना जैसे 56 इंच का है, वो और चौड़ा होना चाहिए अमेरिका में जा करके। और ये तो हम चाहेंगे और हमारे साथी भी चाहेंगे, सुमन जी भी चाहेंगे और दिनेश जी भी चाहेंगे और तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी चाहेंगे। खैर, बढ़ेंगे आगे। और सुमन जी, एक सवाल के साथ आपके पास आना चाहता हूं, और वो सवाल ये है कि हम जब बात कर रहे हैं दलितों की राजनीति, फिर हिंदुत्व के पिच बनाम दलित पिच, हिंदुत्व पिच पर तैयार रहती है बैटिंग करवाने के लिए, बॉलिंग करवाने के लिए, फील्डिंग करवाने के लिए। बीजेपी तो एक नई पिच दिखाई दे रही है जिस पर जो कांग्रेस तैयार कर रही है, और एन चुनाव से पहले बिल्कुल तुरुप का इक्का की तरह इसे इस्तेमाल भी किया जाएगा शायद, और कर भी रही है कांग्रेस। और इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि 2-4 दिनों से दलितों के इर्द गिर्द ही उनको केंद्र में रख करके ही राजनीति चल रही है। लेकिन एक राजनीति जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी करते आए हैं, और वही राजनीति, इसमें कुछ भी चेंज दिखाई नहीं दे रहा है। आप याद कीजिए, शुरुआती दौर में राहुल गांधी जाते हैं दलितों के घर, वहां खाना खाते हैं, वहीं रहते हैं, उनके साथ काम करते हैं। कुछ विजुअल्स आपको याद होगा, हम लोग उस जमाने के जर्नलिज्म को याद कीजिए, 2004-2005 के उस विजुअल्स को। जो नए साथी होंगे उस समय बहुत छोटे होंगे, नहीं जानते होंगे, लेकिन उनको बता दूं कि कुछ ऐसे विजुअल्स भी हैं कि अपने कंधे पर एक टोकरी उठाए हुए राहुल गांधी किसी दलित के यहाँ काम कर रहे हैं, किसी दलित के यहाँ जाकर खाना खा रहे हैं। ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। फिर हमने देखा प्रियंका गांधी जब आती हैं तो प्रियंका गांधी भी वही काम करती हैं। एक दूसरी बात, किसानों, दलितों, आदिवासियों और खासकर किसानों की राजनीति की भी बात करें तो जब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल आते हैं और उससे पहले छत्तीसगढ़ 2018 का चुनाव होता है, तो किसानों को सामने ला करके और उनके लिए एक जबरदस्त कैंपेन के साथ में कांग्रेस वहां काम करती है और जीत कराती है। ये भी तो एक दलित हो गए, किसान हो गए, फिर वैसी छत्तीसगढ़ में आदिवासी भी हैं, तो आदिवासी भी हो गए। दलितों, वंचितों, आदिवासियों, किसानों, इन सब की राजनीति करने वाला इंसान अगर कोई हो, मैं राहुल गांधी हो कि मोदी जी हो कि ममता जी हो, किसी की बात नहीं कर रहा हूं, एक ओवरऑल सुमन जी जो जमीनी हकीकत के साथ गरीबों के लिए लड़े, बेरोजगारों के लिए लड़े, वंचितों के लिए लड़े, उनके अधिकारों के लिए लड़े, तो वो तो राजनेता कहलाएगा ही, वो राजनीति में आएगा ही। लेकिन राहुल गांधी क्यों पप्पू हो गए, ये जरा समझना चाहूंगा। ये सब काम तो करते आए। सो प्रियंका गांधी जो हैं वो भी अभी मेहनत कर रही हैं। अभी दिनेश जी बहुत सही कह रहे थे कि ये लोग भी और नौसिखिया थे उस समय। राजीव गांधी को भी कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन राजीव गांधी ने वो कर दिखाया जिसके सहारे आज हम और आप इस लाइव कार्यक्रम को कर पा रहे हैं। अगर राजीव गांधी नहीं होते तो शायद आज ये लाइव कार्यक्रम भी नहीं कर पाते। माफ कीजिए, बिल्कुल शुरुआत तो उन्होंने ही की थी इस संचार क्रांति की, तो इसलिए। लेकिन राहुल गांधी कहां पिछड़ गए, ये जरा समझना चाहूंगा। और वो तो अपनी राजनीति अपने ढंग से कर रहे हैं सुमन जी। सर, मैं 2 चीज पहले बोलना चाहूंगा। आज जब मोदी जी जो बाइडेन से मिलेंगे, आप क्योंकि आप ट्रंप के बारे में बोल रहे थे, तो मैं वही मोबाइल में देख रहा था। वो दिल है कि मानता नहीं में एक आमिर खान का गाना था, शायद बाइडेन वही गाना गाएंगे। तू चाहत है किसी और की, तू प्यार है किसी और का।
क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर दूसरे कंट्री में जाके स्लोगन दिया था आपकी बात ट्रम्प की सरकार, तो जिसने उसको हराया होगा तो वही गाना गाएगा ना। और कमला हैरिस तो इंडियन ओरिजिन के हैं, उनके वो गाना याद रहेगा, तू चाहत है किसी और की, प्यार है किसी और का। देखिए राहुल गांधी का प्रॉब्लम एक ही है, प्रॉब्लम ये पॉलिटिक्स का प्रॉब्लम है, ये हमारी मीडिया की प्रॉब्लम है, हम सारे लोग इसका जिम्मेदारी है। हम लोग भूल जाते हैं कि 2009 की जो चुनाव थे, वहां उस चुनाव में राहुल गांधी यूपी से 20 सीट कांग्रेस को लाया था। देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, जब बीजेपी के पास एक आईटी सेल होता है, मैं बंगाल की थोड़ा सा आपको एग्जांपल दूं। इस पूरा इलेक्शन से पहले एक कैंपेन चला था भाईपो भाईपो, विच इज बेसिकली नेफ्यू, ममता बनर्जी का जो नेफ्यू था उसको अटैक करके, ठीक है। ऐसे माना जा रहा था जो तृणमूल का, टीएमसी का जो सारा क्राइसिस है वो नेफ्यू भाईपो अभिषेक बनर्जी के लिए था। इलेक्शन जीत गए तो अभिषेक बनर्जी बिल्कुल हीरो बन गए। सक्सेस हैज मेनी फादर एंड फेल्योर हैज नो ब्रदर। राहुल गांधी को सक्सेस नहीं मिल रहा है, यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसके सिवा और कुछ नहीं है। प्रॉब्लम है बीजेपी जो पॉलिटिक्स कर सकते हैं, बीजेपी का जो पॉलिटिक्स बहुत आसान है। आप साइंस के बारे में बोल रहे थे, आज भी बंगाल में जो नया बीजेपी का प्रेसिडेंट हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बीजेपी का प्रेसिडेंट चेंज हुआ है, वो एक सो कॉल्ड पीएचडी है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, लेकिन वो आने के बाद पुराना प्रेसिडेंट को सपोर्ट करके जो पहले बात बोला है, ये सच बात है कि गोमूत्र से सोना बनता है। तो ये बीजेपी का सोच है, जो बीजेपी अपने आप सारे जगह पे कैरी करता रहता है। और दिनेश जी जो बोल रहे थे, बीजेपी का जो आइडियोलॉजी है, बीजेपी का जो थ्योरी है, बीजेपी जितना ब्राह्मणों के ऊपर जोड़ देता है, उसके साथ कभी भी ये दलित पॉलिटिक्स नहीं जा सकता है। आप कभी भी नहीं देखेंगे बीजेपी में दत्तात्रेय जी के बाद कोई भी दलित लीडर उतना उभर के सामने नहीं आ सकता है। जैसे बीजेपी इज हम लोग माने या नहीं माने, वो एक उत्तर नॉर्थ इंडियन पार्टी है। उसमें साउथ इंडियन लोगों का कोई अहमियत भी नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं है। ये शायद अभी आरएसएस में वापस जाने के बाद राम माधव जी इसके बारे में बहुत चर्चा करेंगे और थियोरिटिकल पेपर लिखेंगे, कैसे बीजेपी एक नॉर्थ इंडियन पार्टी रह गया और मेरे को कैसे अमित शाह जी ने बाहर कर दिया। तो देखिए प्रॉब्लम यह है कि ये बीजेपी का थियोरिटिकली दलित के साथ बीजेपी नहीं जा सकता। लेकिन बीजेपी एक कैंपेन बिल्डअप किया है, जो राहुल गांधी को टारगेट करके किया है, जो प्रियंका गांधी को टारगेट करके किया है। और गलती ये है, गलती मैं बोलूंगा ये गलती है। कांग्रेस का जो खुद का बंदा है, वो G23 का लीडर है, या हेमंत बिश्व शर्मा भी है, वो भी ऐसे बहुत सारी स्टोरी बाजार में छोड़ता है, जो राहुल गांधी पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करता है, कुत्ते के बारे में बात करता है। अरे तो मोदी जी तो किसी के बारे में बात नहीं करता है, ठीक है। तो मैंने जितने लोग मोदी जी से मिले हैं, अभी मैं एग्जांपल देने के लिए बोल रहा हूं। आप अगर दिल्ली का या नेशनल पॉलिटिक्स में देखेंगे तो अभी किसी को याद है हर्षवर्धन जी नाम के एक बीजेपी का लीडर था, जो कुछ दिन पहले भी हेल्थ मिनिस्टर था, कहां गए वो? तो पूरा जो जिम्मेदारी है वो कोविड का फेल्योर का पूरा जिम्मेदारी हर्षवर्धन जी लेके दिल्ली में शायद वो भी कुछ गाना गाता होगा और मोदी जी अमेरिका पहुंच गए, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है, जो दिनेश जी बोल रहे थे, बीजेपी में अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, वो सारा प्रॉब्लम दूसरों को जिम्मे में चला जाता है। मोदी और अमित शाह बिल्कुल सेफ रहते हैं। कांग्रेस में प्रॉब्लम क्या है, जो भी प्रॉब्लम होता है वो गांधी फैमिली के ऊपर जाता है और बाकी सारे लोग बिल्कुल सीधे हैं। सर HDMI आ रही है ना? And the other problem is कांग्रेस में डिसीजन भी तुरंत नहीं होता है। जो पिछले दिन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बिल्कुल गुजरात में कैसे सीएम बदला गया, वो तो अमित शाह का डिसीजन था ना, विजय रूपानी को हटाओ, इसको लाओ, लेकिन वो ऐसे किया गया जो पूरा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। कांग्रेस वो कैमोफ्लेज भी नहीं कर पाते हैं। राहुल गांधी का जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है, दैट इज नॉट, आई फील वेरी स्मार्ट, आई वुड से वेरी स्मार्ट, वेरी कैची। नरेंद्र मोदी जी का जो स्टाइल ऑफ ऑपरेशन है, वो इतना स्मार्ट और इतना कैची है, आप पूछ नहीं सकते।
देखिए, मैं दलित और मुसलमानों के लिए बात कर रहे हैं। बीजेपी का ये कैबिनेट से एक ही मिनिस्टर है जो वो भी बंगाली है, ऐसे जिसको मी टू के एलिगेशन में हटाया गया है। वो भी जर्नलिस्ट था, एमजे अकबर था। लेकिन आरएसएस का इतने लीडर के खिलाफ इतना बलात्कार की केस है, अभी आपने कभी सुना है उसको कभी हटाया गया है? तो बीजेपी कैनॉट बी ए प्रो मुस्लिम प्रो दलित पार्टी, इट कैनॉट बी। आई मीन, अगर जिस दिन बीजेपी प्रो दलित प्रो मुस्लिम पार्टी हो जाएगा, उस दिन तालिबान भी बोलेगा सारा महिलाओं आई मीन स्कर्ट पहन के घूमो। ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। अगर तालिबान को तालिबान रहना है तो वो सारे मुसलमानों को हिजाब और बुर्खा में ही डालेंगे। राहुल गांधी का प्रॉब्लम है, उसका मार्केटिंग स्किल बहुत खराब है, और मार्केटिंग के लिए उसके माताश्री ने जिन जिन लोगों को जिम्मेदारी दिया था वो बेकार और नाकाम है। उन सारे लोग राज्यसभा के लिए घूम रहा है, गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, इन सारे लोगों का क्या जिम्मेदारी है? इन लोगों को तो मेरे को लगता है रोज राहुल गांधी को गाली देना ज्यादा काम है देन क्रिटिसाइजिंग बीजेपी। आई मीन, गुलाम नबी आजाद को समझना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी या आरएसएस कभी मुसलमानों का दोस्त भी नहीं हो सकता, कश्मीरी का तो नहीं हो सकता। ठीक है, कपिल सिब्बल को समझना पड़ेगा, जो उसका जो बांग्ला है उसमें जो कपिल सिब्बल का जहां पे बैठते हैं उनके पीछे जो पेंटिंग लगा हुआ है वो हुसैन का है। वो हुसैन का पेंटिंग और बीजेपी के साथ दोस्ती एक साथ नहीं जा सकता। कांग्रेस का जो प्रॉब्लम है वो इनर प्रॉब्लम है। इट्स अ गुड कंपनी विद अ वेरी बैड मार्केटिंग स्किल। तो आई मीन, वो टाइम होता है ना राजीव जी, जो लोग कैमरा की टेक्निक लाए थे, आक्फा, कोडाक, वो सारा कंपनी बंद हो गया जब स्मार्टफोन आ गया। तो कांग्रेस वो चेंज नहीं कर पा रहा है। कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है कि टेक्नोलॉजी दूसरा आ गया है, टाइम दूसरा आ गया है, उसको चेंज करना पड़ेगा। देखिए, अभी भी सारे लोग, हम लोग जितने भी हैं, हम लोग एक लार्जली एक सोशल स्ट्रक्चर चाहते हैं, एक सोशल प्लेटफॉर्म चाहते हैं, सोशल इक्वालिटी चाहते हैं। आपने अभी तक कभी देखा है बीजेपी सोशल इक्वालिटी के बारे में बात करता है? उनका जो डिक्शनरी है उसमें सोशल इक्वालिटी नहीं आ सकता है। राहुल गांधी कम से कम उसका जो तरीका है उन तरीके से टॉमस पिकेटी के साथ बात करता है, जो नोबेल लॉरिएट है अभिजीत विनायक के से बात करता है, वो समझने की कोशिश करता है हमारे इकोनॉमी का क्या प्रॉब्लम है। देखिए, निर्मला सीतारमण तो मैं पर्सनल चीज नहीं लाना चाहता हूं, शायद अपने घर पे भी बात नहीं करता है देश का इकोनॉमी का क्या प्रॉब्लम है। घर पे भी बात करते तो थोड़ा सा उनको समझ में आ जाते कि क्या प्रॉब्लम है जो हमारे देश में इकोनॉमी इतना हालत खराब है। तो द प्रॉब्लम इज बीजेपी इज अ बैड पार्टी विद अ वेरी गुड मार्केटिंग स्किल, and Rahul Gandhi leads a party which is a brilliant party but with a very bad marketing skill, और उससे भी खराब उन लोग बीच बीच में लाके आते हैं नवजोत सिंह सिद्धू जैसे बंदे को, जो और खराब करके जाते हैं। ये मेरा सोच है राजीव जी। अपने अंदाज में, अपने हिसाब से आपने जो बहुत सारी बातें कही हैं, और बहुत वो बातें जो हैं वो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि एक अच्छी कंपनी के बैड मैनेजमेंट से गुजर रहे हैं राहुल गांधी, और उसमें G23 जो है, ग्रुप 23 या ग्रुपिज्म जो चल रहा है, उससे बाहर निकलने के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को बहुत कुछ करने की जरूरत है। और ये जो पिच की बात मैं कह रहा हूं, और जो हमारे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे नए सियासी समीकरण की ओर कांग्रेस कि क्या कांग्रेस जो है एक नए सियासी समीकरण बनाने की तैयारी कर रही है, और सियासी से ज्यादा यहां के हैं तो सामाजिक समीकरण की अगर बात करें तो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसलिए यहां पर मुफीद ज्यादा लगता है वो शब्द, इसलिए क्योंकि सामाजिक तौर पे जब हम बात करते हैं अलग अलग वोट बैंक की, तो उसमें जैसा कह भी रहे हैं अभी सुमन जी कि हिंदुत्व के अलावा और उसके आसपास के बिना बीजेपी की राजनीति कुछ नहीं है। बीजेपी जो भी राजनीति, जो जिस ढंग से भी जो भी कुछ भी करे, तो बीजेपी के लिए एक ही रास्ता है और वो है हिंदुत्व का, क्योंकि पिछले 40 साल से तो वो वही करती आई है। बीजेपी की जो सहयोगी संस्था है आरएसएस, वो क्या करता रहा है ये आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो इसलिए भी कि आरएसएस के बनाए हुए रास्ते पर चल करके बीजेपी यहां तक पहुंची है,
और उसके बाद उनके सामने एक ही सबसे बड़ी चुनौती दिखाई देती है, वो है कांग्रेस। इसलिए बार बार इस देश से कांग्रेस को खत्म करो की बात बीजेपी करती रही, लेकिन कांग्रेस अभी तक खत्म नहीं हुई। और जब जब खत्म करने की बात आई उस समय कांग्रेस के साथ एक तमगा, उनके माले में एक फूल और जुट गया और उसको तोड़ने की कोशिश दूसरे ढंग से की गई कि मध्य प्रदेश को गिरा दो, कर्नाटक को गिरा दो, फिर गुजरात को गिरा दो, माफ करें राजस्थान को गिरा दो। ये सारी चीजें होती रही। उसके अलावा पंजाब में भी कुछ इधर उधर करने की कोशिश हुई, पंजाब के मुख्यमंत्री को बदल दी। पहली बार एक बहुत ही जो कहा जाए कि बोल्ड डिसीजन पंजाब से दिखाई दिया। इस पर थोड़ी सी अब टिप्पणी चाहूंगा आपका दिनेश जी, पंजाब की राजनीति को बहुत नजदीक से आप देख रहे हैं कि एक बोल्ड डिसीजन, बात हो रही थी कहां राजस्थान की, बात हो रही थी कहां छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में सिर फुटबॉल की नौबत दिखाई दे रही थी, फिर बात हो रही थी राजस्थान की, और बिल्कुल गुपचुप तरीके से बैठे हुए सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हैं, उनको इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया गया। तो कहा जा रहा है एक दुर्गामी जो इसका परिणाम है, अब वो दिखाई दे रहा है कि एक पिच तैयार है, जिस पिच के सहारे, जिस पिच पर हम बात कर रहे हैं वो है दलितों का पिच। और आज ही चरणजीत सिंह चन्नी का विजुअल पिछले 2-3 दिनों से अलग अलग विजुअल्स वो हो रहे हैं। आज पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में भांगड़ा करते हुए दिखाई दिए चरणजीत सिंह चन्नी। और यही तो चाहिए जनता को कि जनता के बीच में एक नेता जो है वो उनका सेवक बन करके जाए, न कि पटियाला हाउस का, पटियाला राजघराने का राजा जो बैठा हुआ है अपने कमरे में और जनता से नहीं मिल रहा है, तो उसकी एंटी इनकम्बेंसी जो है वो धीरे धीरे इस तरह से होगी कि कपड़े तक उतरवा लेगी और कुर्सी तो छुड़वा ही देगी। तो उस हिसाब से ये जो एक बोल्ड डिसीजन है, इस पर आपकी टिप्पणी, और खासकर पंजाब पे कि अचानक ये जो आया, बात कहीं और की हो रही थी और हो कहीं और गया, क्या कारण था? जी राजीव जी, देखिए ये जो दौर है एक संकट सिर्फ कांग्रेस का नहीं है, पूरे देश का संकट है। और ऐसे में आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की जरूरत है। और एक फ्रेम में हम लोग सोचते रहते हैं कि साहब अमरिंदर सिंह जी इतने साल का उनका अनुभव है और ये सो सब, उनका एक बहुत बड़ा हेलो हम बनाया, उनको वो अपरिहार्य है, वो हटे तो कांग्रेस डूब जाएगी। तो बात सही ग्राउंड रियलिटी यही है कि कैप्टन जो है वो बाबुल्ला अपना फार्म हाउस में रह रहे हैं, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। जो इश्यूज थे जिन पे उनको काम करना था और कांग्रेस को जमीनी बढ़त दिलानी थी, उनको उन्होंने किया ही नहीं। ऊपर से उनको कहा जा रहा है भाई इस इश्यू को ठीक से टैकल करो, नहीं कर रहे हैं और बार बार यही जता रहे हैं। अब वो कह दिया उन्होंने, वो अपर पता नहीं क्या 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 बातें वो करने लगे हैं। तो कैप्टन का जो अहंकार है ना, वो जैसे हमारे देश के बड़े बड़े लोगों का अहंकार जगा हुआ है, ऐसे ही कुछ उनके अंदर आ गया था। ऐसे में उनको साइडलाइन किया जाना वास्तव में एक बोल्ड डिसीजन है। और जो G3 की बात हो रही है, वो उनके साथ भी कुछ न कुछ तो ऐसा हुआ कि उनको एहसास हो गया कि नहीं भाई हमें पूरा कायदे में रहना है, और वो भी अपने ढंग से इसलिए बातें कर रहे हैं। कांग्रेस इस समय सोनिया गांधी जी ने कोशिश करी है अच्छे सेल्समैन ढूंढने की, और वो अभी भी कर रही है। जिनमें पश्चिम बंगाल में ममता को सेव किया, उनका झंडा लहराया, उस व्यक्ति उनकी संगत में है। और पहले भी उनने प्रयास किए हैं। कुछ जो समीकरण ऐसे है कि वो अच्छे सेल्समैन उनको नहीं मिल पाए, लेकिन हमें लग रहा है कि इस समय सही रास्ते पे गाड़ी चलती हुई दिख रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में भले ही ना आ पाए अपने बूते पे, लेकिन ऐसी स्थितियां अगर ये गाड़ी इस तरह चलती रही तो ये स्थिति ऐसी भी होगी कि कांग्रेस के बिना उत्तर प्रदेश में सरकार ना बने, वो भी कम नहीं है। इतने लंबे वनवास के बाद अगर कांग्रेस अपने उत्तर प्रदेश में अपनी एक हाजिरी इस तरह रूप से सत्ता में दर्ज करा जैसे भाजपा कर देती है कहीं पर भी, तो वो एक बड़ी चीज हो जाएगी इस देश के लिए, पूरा बड़ा मैसेज देने वाली चीज हो जाएगी जो 2024 का रास्ता बनाएगी। तो कांग्रेस का ये बोल्ड डिसीजन वाकई में अच्छा, ये सोहन जी ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया है कांग्रेस का जो क्राइसिस है। इसको अगर कांग्रेस के लीडर्स सुन रहे हो तो उनको समझना चाहिए कि जो सेल्समैनशिप कैसे डेवलप करनी है, इतनी अच्छी ब्रांड की जो अच्छी तसी हो रही है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन्स, उसको कैसे ठीक किया जाए, वो उस पर और गौर करें। और ऐसे ही और कुछ बोल्ड डिसीजन हो तो जो
कहीं लोग असहाय से महसूस कर रहे हैं इन परिस्थितियों में, उनको भी संबल मिलेगा, कांग्रेस को तो मिलेगा ही मिलेगा। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव में आए, लेकिन उससे पहले कुछ हमारे साथी जो लगातार कमेंट कर रहे हैं, इनके कमेंट को लेता हूं और फिर थोड़ी सी चर्चा सुमन जी आपसे करना चाहूंगा। आखिरी चर्चा जो चुनाव चल रहा है और ममता बनर्जी उस चुनावी मैदान में खड़ी हैं और बीजेपी लगातार कह रही है कि ममता बनर्जी जो है वो इमोशनल कार्ड खेल रही हैं। क्या है ये इमोशनल कार्ड, ये समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले पप्पू भाई हमारे बहुत परेशान हैं, लगातार कमेंट कर रहे हैं, लेकिन पप्पू भाई का जवाब हम लगातार दे रहे हैं। देवेंद्र चटर्जी भी हैं जो कह रहे हैं राजीव जी कीड़े मकोड़े घुस गए हैं। कायम खान भी हमारे साथ हैं जो लगातार उन कायम खान के अलावा असलम चिश्ती भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कह रहे हैं कि जब शासक अपनी सफलता की बात न कर दूसरे में दोष ढूंढने लगे तो समझ लीजिए कि वो अपनी विफलताओं को छुपाने की जगह ढूंढ रहा है। नंद किशोर सिरपुरकर कह रहे हैं पप्पू पे नाराज हो रहे हैं, लेकिन ये पप्पू बहुत ही मजेदार शख्स है और चूंकि ये नाम जो है इर्द गिर्द घूमता है, पप्पू राहुल गांधी के साथ भी चस्पा हो गया था, लेकिन राहुल गांधी भरी सभा में संसद में उन्होंने कहा था कि आप भले हम मुझे पप्पू कहना तो कहें, लेकिन मैं ये बात कहूंगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक गट्स की बात होती है और ये समझना होगा। तो पप्पू भाई आप में भी बहुत बड़ा गट्स है कि आप खुद को पप्पू कह रहे हैं, कभी राहुल गांधी के नाम से, कभी और नाम से, कभी और नाम से, लेकिन अपनी बात रखते हैं और अच्छी बात है कि आप रखिए। राजनीतिक समझ की बात वो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरी राजनीतिक समझ कहती है कि मोदी जी और बीजेपी दीदी को भवानीपुर सीट जीतने देगी जिससे उनको बंगाल में बिजी रखा जा सके, वरना उनका सेल्फ एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो जाएगा। मोदी जी समझदार हैं। चलिए ये एक अलग वो है, ये भी ये सवाल लेकर के आएंगे सुमन जी, पप्पू भाई कह रहे हैं तो इस सवाल पे भी कि मोदी जी स्पेशली चाहते हैं क्या कि ममता दीदी जो हैं वो जीत जाएं और वहीं रहें, वरना वो अगर बाहर आएंगी तो वो मोदी जी को हरा देंगी। ये भी हो सकता है इसका एक जो लिख नहीं रहे हैं, तो खैर छोड़िए। लेकिन ये सवाल है। बड़ी यूनिस भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, असलम चिश्ती लगातार जुड़े हुए हैं, आपसा खान जुड़ी हुई हैं, अशोक कुमार यादव जुड़े हुए हैं, बहुत सारे साथी अपने अपने विचार अपनी बातों को रख रहे हैं, रूपलाल बेदिया भी हैं, तमाम साथी हैं। लेकिन सीधे जरा इस चुनाव को लेकर के हम लोग चर्चा, पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर खूब चर्चा करते रहे, लेकिन आज जब ममता बनर्जी फिर से 6 महीने से पहले उनको चुनाव में अपनी बाजी मारनी है, यानी कि उनको जीत करके आना है, वरना उनकी सीएम की कुर्सी नहीं बच पाएगी, फिर कोई और रास्ता उनको ढूंढना होगा। लेकिन इस वक्त जब वो चुनावी मैदान में हैं तो क्या कुछ कह रहा है उनका चुनावी मैदान, जरा ये समझना चाहूंगा आपसे। और बीजेपी या उनका प्रतिद्वंदी जो भी प्रत्याशी जो है या जो भी पार्टी है वो कहां उनको देख रहे हैं। प्रियांशु गौर भी हैं, नंद किशोर भी हैं हमारे साथ, सुजीत सिंह भी हैं, राजा अहमद भी हैं, रूपलाल वेदिया हैं, दीपक तिवारी हैं, तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजीत सिंह भी जुड़े हुए हैं। लेकिन इस सवाल के साथ आपके पास सुमन जी। सर मैं थोड़ा सा पहले माफी चाहूंगा, मेरे को और एक लाइव के लिए निकलना पड़ेगा, तो उससे पहले मैं इसके बारे में जरूर बताना चाहूंगा। सर भवानीपुर में ऐसे कोई कॉन्टेस्ट नहीं है, कॉन्टेस्ट नहीं है इसीलिए तो जो पहले दिल्ली पैसेंजरी करता था, जो मोदी जी का प्लेन पहले दमदम एयरपोर्ट में आता था, वो अभी अमेरिका में चला गया। वो बंगाल के इस चुनाव में ना नरेंद्र मोदी, ना उनका कप्तान, उनका रवि शास्त्री, अमित शाह जी, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है सर। लेकिन बीजेपी जो ये चुनाव हारने वाला है, ये बीजेपी तो विश्वास करना और इसको स्वीकार करना बीजेपी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो बीजेपी दूसरा सारा प्रॉब्लम खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, जो स्टेट में जो पोस्टपोन वायलेंस है उसको कभी इशू कर रहा है, दूसरे किसी को इशू कर रहा है। लेकिन मेरा जितना मानना है, भवानीपुर ऐसे अगर देखेंगे तो राइटिस्ट पॉलिटिक्स का, पहले वो कांग्रेस का, बाद में वो तृणमूल का गढ़ रहा है। पिछला चुनाव में भी बीजेपी वहां से 28,000 वोट से हारा था। और 2016 में वहां पे मैं जस्ट याद करा देने के लिए, 2016 में उसी सीट में ममता के खिलाफ 2 हेवीवेट कैंडिडेट था। एक बीजेपी का जो नेताजी सुभाष बोस की फैमिली से चंद्र बोस, और कांग्रेस के तरफ से दासमुंशी का वाइफ दीपा दासमुंशी ने खड़ा हुआ था।
लेकिन ममता दोनों को हरा के 25,000 वोट से हरा के जीता था। तो भवानीपुर इज नॉट ए प्रॉब्लम फॉर ममता। The issue is how BJP will handle this pressure, और बीजेपी का जो कानूनी क्राइसिस है, रोज उसका कोई ना कोई छोड़ रहा है। प्रॉब्लम यह होता है जिसको वो भेजता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर आके अभिषेक या ममता को फोन कर देता है, ज्यादा आपके खिलाफ नहीं बोला, मेरे को क्या चांस मिलेगा। तो ये हाल है। तो अभी जो वहां पे G23 करता है ना, गुलाम नबी आजाद को देख के पहली बार मोदी जी ने रोआ, उसके बाद मोदी जी को आपने कभी रोते हुए देखा? तो ये सब कुछ होते हुए मेरे ख्याल से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है ममता के लिए भवानीपुर जीतना। लेकिन ये अगला 10 दिन हम लोगों को थोड़ा सा ये सब ड्रामा देखना पड़ेगा, जो ड्रामा से इसको बीजेपी अपना जो आयुध से फेस सेव करने की कोशिश करेगी। और राजीव जी, अगर आप माफी चाहता हूं, मेरे को एक लाइव के लिए निकलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इस कार्यक्रम को भी समाप्त करने का वक्त आ गया है। और जैसा घंटे भर से ज्यादा का समय आप लोगों को लिया, घंटा नहीं बहुत ज्यादा, मतलब 7 बजे से जो कार्यक्रम शुरू करना था, लगभग 7:45 बजे शुरुआत इसकी हुई और 8:45 बज चुका है। 8:53 मैं देख रहा हूं अपने लैपटॉप पर, ये घड़ी दिखा रही है। इसका मतलब एक लंबा समय आप लोगों का लिया हूं। आप लोगों से माफी भी चाहूंगा और साथ साथ आप लोगों को धन्यवाद और शुक्रिया देना चाहूंगा, खासकर दिनेश जुयाल जी आपको और सुमन भट्टाचार्य जी आपको, कि आप दोनों ने इतना लंबा वक्त निकाला और इंतजार भी किए। टेक्निकल प्रॉब्लम, मेरा जो कैमरा है वो लाइव पे नहीं आ पा रहा था, इसलिए तकलीफ हुई। लेकिन बाकी चीजें जो हैं वो आप लोगों की दुआएं हैं, तो चीजें ठीक हो जाती हैं। हम आप तक पहुंचना चाहते हैं और अपनी बातों को रखना चाहते हैं। तो सुमन जी आपको बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद एक बार दिनेश जी आपको भी, और धन्यवाद देता हूं आप तमाम दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आप सबको। असलम चिश्ती हैं हमारे साथ, विष्णु प्रसाद यादव जी लगातार बने हुए हमारे साथ, राजा अहमद हैं जो कह रहे हैं कि गोवा, पंजाब, उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी। पप्पू भाई लगातार बने हुए हमारे साथ, अपने विचारों को लिख रहे हैं। देवेंद्र चटर्जी, आई लव डीबी लाइव, गुड नाइट। राजीव जी लिख रहे हैं बहुत गुड नाइट, बहुत धन्यवाद आपको भी। तो तमाम साथियों, रूपराम बेदिया भी हैं, राम नारायण मेघवाल भी हैं, तमाम साथियों अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीबी लाइव के दूसरे कार्यक्रम। धन्यवाद आप सबको देता हूं और कल शाम 7 बजे बिल्कुल समय से उपस्थित होऊंगा, ये इस वादे के साथ। अशोक जैन भी हैं, रूपलाल बेदिया भी हैं, बहुत राम नारायण मेघवाल भी हैं जो कह रहे हैं कि मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रहा है आपका भाई पप्पू भाई। बिल्कुल पप्पू भाई विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, इससे अच्छा और क्या। उसैद अहमद हैं जो कह रहे हैं कि कांग्रेस को चाहिए कि सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के साथ खड़े होकर महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे को लेकर उतरे, तभी कुछ सही हो साथ ही जाति समीकरण को भी साथ रखने की जरूरत है और जनता के हितों के बीच जाए कांग्रेस, ये कहना है जावेद भाई। माफ करें हाँ, थोड़ा सा ये ऊपर चला गया, तो उसैद अहमद जी का ये कहना है। और हरोल्ड अलमेडिया गुड नाइट लिख रहे हैं। पप्पू अब्दुल जफार भी हमारे साथ, तमाम साथी। अब आप लोगों से विदा लेता हूं, सुभाष तिवारी भी और तमाम दोस्तों, साथियों, अब आप लोगों से विदा चाहता हूं। धन्यवाद, शुभ रात्रि।